राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम कराएंगे मुख्य सेविका एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 7। एग्ज़ाम तो 24 सितंबर को होना है, ये तो सबको पता है। तो अब टाइम है हमें अपना पेपर लगाने चाहिए, प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 7। उससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए और बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो और हाँ, इस चैनल ये प्रैक्टिस सेट 5 चाहने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे ग्रुप में चैनल पे वो टेलीग्राम पे आ जाएं, वहाँ आपको ये लिंक मिल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि परिवार की उत्पत्ति पितृ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। परिवार की उत्पत्ति का पितृ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेस्टरमार्क ने किया है, कि सर हेनरी मैन ने किया है, मार्गन ने किया है या फ्रेजर ने किया है, ठीक है। तो परिवार की उत्पत्ति का पितृ सत्तात्मक सिद्धांत किसने किया है? ये किया है सर हेनरी मैन ने किया है। कैसे, क्यों? पहले तो प्लेटो ने इसको सिर्फ क्या माना था? प्लेटो ने इनको सिर्फ दार्शनिक परिवारों में व्यक्त किया था। किसमें? दार्शनिक प्राचीन ग्रीक और यहूदी परिवारों को उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया था, ठीक है। लेकिन जब 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व को विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर, ठीक है, आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभ रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था वरन पितृस्थानीय भी था, ठीक है। तो किसने दिया है यह सिद्धांत? सर हेनरी मैन ने दिया। निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। गोत्र क्या है? काल्पनिक पूर्वज के वंशज हैं, सही है। वंश जाने माने पूर्वजों के वंशक्रम है, ये भी सही है। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार है, नहीं, कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार नहीं है। आगे देख लेते हैं। परिवार द्विपक्षीय नातेदारी का समूह है, ये भी सही है। तो क्या नहीं है? कुल जो वो एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्यों में रक्त संबंध ही हो, जो एक परंपरागत वंशानुक्रम के बंधन को स्वीकार करता हो, वो कुल कहलाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है, ठीक है। तो दाय भाग का नियम, संपिंड का नियम या मिताक्षरा का नियम या फिर प्रवर का नियम, किसके अनुसार होता है ये? तो ये मिताक्षरा के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार जो है भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से 2 मान्यताओं को माना जाता है। कौन कौन सी? पहला, दाय भाग जो बंगाल और असम में लागू है। दाय भाग जो अधिकार है वो कहाँ है? बंगाल और असम में लागू है, ठीक है। और दाय भाग जमहूत वाहन कहाँ है? ये है एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। जो दाय भाग क्या है? जीमूत वाहन ग्रंथ है, ये हिंदू ग्रंथ है। जबकि दूसरा मिताक्षरा है जो शेष भारत में मान्य है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई है, ठीक है। तो मिताक्षरा के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। वर्ष 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद इसमें लड़कियों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है, ठीक है। तो ये तो पहले भी पढ़ा है, इरावती कर्वे ने। किसने की है? इरावती कर्वे ने की है, ठीक है। इनकी एक किताब है, उसका नाम भी है भारत में नातेदारी संगठन। क्या है? भारत में नातेदारी संगठन किसने दिया? इरावती कर्वे ने, 1953 में आई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? तो 377 है। कौन सी? 377 है, जिसे 6 सितंबर 2008 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 के असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिक को अपराध को श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? तो कौन सा है ये तो सबको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 28। कौन सा है? अनुच्छेद 28 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार रहता है। ठीक है, फिर उसमें क्या रहता है? 29 में क्या अल्पसंख्यक वर्णों का, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, फिर से बता रही हूँ। इसमें है आंसर कि, एक मिनट, हाँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की चर्चा करता है? तो 29 करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 29 करता है। 28 में इनकी शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, और 30 में संस्थाओं के स्थापन, यानी मतलब इनका संस्थाएं जो हैं वो स्थानांतरित की जा सकती हैं इधर से उधर। फिर 31 में क्या गया? 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है, संबंधित है अल्पसंख्यक का। फिर 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भारत की आत्मा भी कहा जाता है। अगला है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध या कहाँ घोषित है? अनुच्छेद 13 में, 15 में, 19 में, 17। छुआछूत कहाँ है? अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, ये याद रखना। फिर भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जानकारी में वृद्धि यह बताती है, क्या बताती है? ग्रामीण गरीबी का विस्तार बताती है। ग्रामीण संपन्नता का विस्तार तो नहीं बताएगी ना, शहरी संपन्नता का विस्तार भी नहीं बताएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बताएगी? ग्रामीण गरीबी का विस्तार बताएगी। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या प्रस्तुत की गई है पार्सन द्वारा, कार्ल मैनहीम द्वारा, गेल्स के द्वारा या पीटरबर्ग के द्वारा। बाल दुर्व्यवहार क्या है? बाल दुर्व्यवहार किसमें किया गया है? ये क्या है? गेल्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इन्होंने मतलब सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसारण कहलाती है, सांस्कृतिक आक्रमण कहलाती है, सांस्कृतिक विनिमय कहलाती है कि सांस्कृतिक सामान्यीकरण कहलाती है? सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे, तो प्रसारण ही तो कहलाएगी। जब एक से हम दूसरी, एक इंसान से बात, अगर हम किसी की बात आपसे कह रहे हैं तो ये क्या है? प्रसारण ही तो है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ था? भारत में महिला कल्याण से विकास उपागम परिवर्तन कब हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या 9वीं पंचवर्षीय योजना में? भारत में महिला कल्याण से विकास उपागम परिवर्तन हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, जो 1980